हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेई या नीट में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं। मैं हूं पुरुषोत्तम पाल। चलिए शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फटाफट ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास जो है वो आपका लिखा हुआ नीट 2017। क्या दे रखा है क्वेश्चन मुझे? फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आपको बताना है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी एट विच कंडीशन, किस कंडीशन पर स्पॉन्टेनियस होगी। तो मुझे पता है सर ऐसा कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और कहा जाता है भाई सीधी सी बात ऐसा कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये आनी चाहिए लेस देन जीरो आनी चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन टी डेल्टा एस। और यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का जो रेशियो होना चाहिए वो टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अल्टरनेटिवली अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। क्लियर है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर लूंगा। कितना दे रखा है मुझे? 35.5 किलो जूल 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इट इज 83.6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 35.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 83.6। पॉइंट से पॉइंट जाएगा और उसको फिर हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आंसर जो लगभग मेरे पास आएगा वो आएगा 424.6, है ना? इससे बेहतर ये होता आप सीधा डिवाइड कर लेते, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 8 4 32, है ना? तो 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली जाएगा तो आंसर मेरे पास 425 4 के समथिंग में कुछ होगा। इसका मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो आपके पास 420, है ना? 424.6 से ज्यादा होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली बात की जाए तो ये होना चाहिए टेम्परेचर ग्रेटर देन 425 केल्विन। क्लियर है? आसान, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है वो याद रखनी है। टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ये कंडीशन होती है जो आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या देखा है? अ गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 2.5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम। VI मेरे पास जो दे रखा है इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम मुझे दे रखा है 4.5 लीटर। वी हैव टू फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल्स। वी हैव टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मेरे साथ डेल्टा यू तो फॉर्मूला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो कि होता है Q प्लस W। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। अब मुझे यहाँ पर दे रखा है सीधी सी बात है इंसुलेटेड कंटेनर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंसुलेटेड कंटेनर, मतलब सीधी सी बात है सर देयर इज नो हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जो होगी वो होगी मेरे पास 0। तो Q मेरे पास यहाँ पर 0 होगा तो डेल्टा U जो आना चाहिए वो वर्क डन के बराबर आना चाहिए। जो मुझे गिवन दे रखा है उससे मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पुट कर दूंगा, वही डेल्टा U मेरे पास है। इस केस में अगर बात की जाए तो वर्क डन जो मेरे पास आना चाहिए वो आना चाहिए -P डेल्टा V। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेशर मेरे पास कितना है? मैंने कहा 2.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा V? मैंने कहा डिफरेंस BF माइनस P इनिशियल, है ना? 4.5 में से माइनस कर देंगे 2.5, ये मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 2.5। 2.5 का डबल होता है 5, तो मेरे पास आंसर आएगा -5 L atm लीटर atm। अब यहाँ पर एक ट्रिक और याद रखिए। ट्रिक क्या है कि भाई सीधी सी बात ऐसा है कि लीटर atm इज यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन न्यूटन से, है ना? और मुझे तो जूल में कन्वर्ट करना है। जब आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम बात की जाए, प्रेशर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा हो तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन याद रखिएगा कि आपके पास ऐसा है कि 1 लीटर atm इज इक्वल्स टू होता है
101.325 जूल। दिस इज द वे, है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो आप इस चीज को क्या करोगे, -5 × 101.325 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास, जो आ रहा है मेरे पास -506.625 जूल, है ना। तो ये वेक्टर मेरे पास जो निकल गया वही डेल्टा यू की वैल्यू होगी। डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी -506.625 जूल। आई थिंक इट्स, है ना, बहुत आसान सवाल था। छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए और आपके पास ऐसा थोड़ा सा आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन, है ना। टाइम इतना नहीं मिलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेथड रिवाइज करो, क्या मेथड लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और एक ऑब्वियसली जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्पीड एंड एक्यूरेसी, है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? फॉर सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, फ्रॉम Pi to Pf, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। तो एंट्रोपी में चेंज कितना होगा? तो जब बेसिकली हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की, तो एंट्रोपी चेंज का जो मेरे पास फॉर्मूला जो होता है ना, तो आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए जो मेरे पास निकल के आता है, वो मेरे पास आता है NCP log natural Pf/Ti प्लस NR log natural Pi/Pf, है ना। यहाँ पे फाइनल अपॉन इनिशियल टेम्परेचर की फॉर्म में, प्रेशर में Pi/Pf हुआ करता है। अब सोचने वाली बात क्या, सोचने वाली बात ये है कि सर ऐसा है कि इस क्वेश्चन के अंदर Tf और Ti बराबर है, ठीक है। तो Tf/Ti जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 1, ठीक है, दोनों सेम है, तो कट कटा कितना हो जाएगा 1। और लॉग नेचुरल 1 जो हुआ करता है वो होता है मेरे पास 0। तो ये जो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग इज 0, ये पूरा 0 हो गया। बाकी जो मेरे पास बचा है NR log natural Pi/Pf, दिस इज माय फाइनल आंसर, जो कि है मेरे पास ऑप्शन बी। बिल्कुल ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। क्लियर चीज? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास ऐसा है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ हार्ड और टफ नहीं है ना, तो इजीली आप कर सकते हैं, आसान सा चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल द टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए क्या करें? तो मेरे पास ऐसा है कि इसके सॉल्यूशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, जब हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस कर रहे थे क्लास में। तो डेल्टा जी होता है, वो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, बिल्कुल सही चीज। अब क्या करें सर, ऐसा कि स्पॉन्टेनिटी के लिए ये नेगेटिव है, बिल्कुल, वो भी हर टेम्परेचर। तो मेरे पास एक आइडियल कंडीशन जो कहती है वो ये कहती है कि डेल्टा H अगर मेरा नेगेटिव है और डेल्टा S मेरा पॉजिटिव है, तो मेरे पास रिएक्शन हमेशा मेरे पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। समझते हैं इस चीज को, अगर डेल्टा S पॉजिटिव है तो T डेल्टा S भी पूरा पॉजिटिव आएगा। दिस पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद दिस नेगेटिव विल बी नेगेटिव, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव प्लस डेल्टा S भी आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव ऐड होके नेगेटिव वैल्यू बनाएंगे। टेम्परेचर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो मैं कहूँगा सर डेल्टा H नेगेटिव मतलब लेस देन 0, डेल्टा S आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो दिस मींस ऑप्शन ए इज समहाउ राइट। पर अगर मैं दूसरे ऑप्शंस को देखना शुरू करूं, तो इसमें मैं अटकता हूं ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि डेल्टा S अगर 0 हो तो क्या। तो अगर मेरे पास डेल्टा S 0 रख दिया जाए, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H हो जाएगा, और साथ में दे रखा है डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H इज लेस देन 0, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा G भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा G नेगेटिव ही आएगा। तो ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर। जैसे देखा जाए तो जे एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मोर देन 1 करेक्ट टाइप के, पर नीट में क्वेश्चन था और ये विवादित सवाल था कि इसके 2 ऑप्शन सही थे। ऑब्वियसली लोग जो सोचते हैं भी ऐसा ऑप्शन ए इज ऑलवेज राइट, और ये इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन है डेल्टा S की, इस क्वेश्चन है ना, इस कंडीशन में पूरा क्वेश्चन के आंसर को चेंज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट होता है। तो कहा जाए तो ऐसा कि ये वैसे क्वेश्चन कोर्स में है नहीं, फिर भी कुछ लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जिन्होंने इस चीज के बारे में क्लॉसियस
क्लेपिरॉन रिलेशन से पढ़ा होगा, क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन से है ना, क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन के नाम से पढ़ा होगा। और बेसिकली मेरे पास आपका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए मेरे पास बी, है ना। तो ये आप याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग नेचुरल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप ये चीज याद रखेंगे, आसान सी चीज है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है बेसिकली कि मेरे पास ऐसा कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलोजूल पर मोल। द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज। सबसे पहले दिमाग में कुछ भी नहीं आता, हीट ऑफ कंबशन की बात की गई है, किसकी? मैंने कहा कार्बन के लिए। तो कार्बन के 1 मोल का मैंने कंबशन किया, मेरे पास CO2 बनता है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, सबसे अच्छी चीज। और डेल्टा H C0 मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए -393.5 किलोजूल पर मोल। मैंने कहा बढ़िया चीज। अब जब यहाँ पर आप सोचना शुरू करते हैं, मुझे बोला गया सर हीट रिलीज्ड, मैंने कहा बिल्कुल हीट इज रिलीज्ड, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है सर। नेगेटिव एंथैल्पी मींस एक्सोथर्मिक, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही, पर मुझे बोला गया 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितनी हीट निकलेगी। अगर ऐसा है कि मेरे पास जो CO2 जो बना है वो 35.2 ग्राम बनता, तो कितनी हीट निकलती, कितनी एनर्जी रिलीज होती। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि अभी जो स्टैंडर्ड जो मुझे दे रखा है, इतनी एनर्जी जो रिलीज होती है, अगर रिएक्शन के बैलेंस्ड कंडीशन के हिसाब से बात की जाए तो 44 ग्राम 1 मोल ऑफ CO2 की बात की जाए तो आपके पास 1 मोल मतलब 44 ग्राम ऑफ CO2 है ना। 1 मोल के अंदर 44 ग्राम होते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का 12 + 2 × 16, तो आपके पास 44 ग्राम है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात क्या है, मैंने सर ऐसा 44 ग्राम है ना, 44 ग्राम के कंबशन से, अगर सीधी सी बात है सर की फॉर्मेशन से है ना, 44 ग्राम फॉर्मेशन ऑफ CO2 के केस में, इस केस में आपके पास हीट निकलती, वो निकलती -393.5 किलोजूल पर मोल। मैंने कहा 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो मैंने कहा ऐसा है कि -393.15 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम, हेंसफॉर 35.2 ग्राम के लिए कितना आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पर, इसके लिए 35.2। और आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 314.8, तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 315 के इक्वल में आ रहा है नेगेटिव साइन डिफरेंस से, तो माइनस में 315 किलो जूल आपका आंसर सही। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं, तो पहली बात पॉजिटिव वाला आंसर हो नहीं सकता। दूसरी बात की जैसे ऐसा है कि आपका जितनी वैल्यू थी नेगेटिव उससे जस्ट हल्का सा कम होगा, तो 44 से थोड़ा सा कम 35.2 ग्राम दे रखा था, कम दे रखा था, तो 630 तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कम होगा तो 315 जस्ट कम, इतना 3.15 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं ना, प्लस में नहीं आ सकता, नेगेटिव में बढ़ नहीं सकता, कम ही होना चाहिए। कम कितना होगा सर, ऐसा है कि -3.15, तो इतना कम तो हो नहीं सकता, तो मेरे पास D इज द राइट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है, स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस। इस क्वेश्चन के ऊपर जब आप बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन, तो गैसेस आपके पास एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब जब होती है, यहाँ पर गैसेस आपके पास इस तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद रेंडमनेस कम हो जाएगी। रेंडमनेस कम हो जाएगी मतलब ऐसा कि डेल्टा S जो मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए वो नेगेटिव। अब डेल्टा S नेगेटिव है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, A या फिर B, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। अब मैंने सोचना शुरू किया सर ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G नेगेटिव आना चाहिए, फॉर्मूला होता है डेल्टा H - T डेल्टा S। ये मेरे पास डेल्टा S नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू दिस नेगेटिव, ये मेरे पास क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मेरे पास डेल्टा H के लिए मेरे पास ऐसा है कि हाईली नेगेटिव होना चाहिए। हाईली नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ अगर मैं लूंगा तो आपका अल्टीमेट आंसर जो अगर मेरे पास ऐसा है कि नेगेटिव बचता है तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा, वो स्पॉन्टेनियस के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो मेरे पास डेल्टा H का बहुत ज्यादा नेगेटिव होना बहुत तभी मेरे पास डेल्टा G नेगेटिव आ पाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन ए
गलत। मेरा चीज आज के लिए इतना काफी है।